स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज का ये लेक्चर रहेगा वेस्ट बंगाल सर्कल पीएसए क्वेश्चन पेपर 2020। तो जितने भी डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस हैं प्लस आपके जीके के क्वेश्चंस हैं सभी को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये मिक्स जैसे क्वेश्चन था इसलिए साथ में जीके को भी हम कर लेंगे। और आपके मैथ और रीजनिंग के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। रेगुलर क्लासेज हमारी चल रही है, आप जुड़ना चाहते हैं मैसेज हमें कर सकते हैं। 40 क्वेश्चन पेपर जो हम कर रहे हैं उनकी PDF फाइल्स विद आपको सोल्यूशन हम प्रोवाइड करवाएंगे, और हर एक टॉपिक के लिए आपको वहाँ पे PDF फाइल मिल जाएगी, वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, डेली के डेली आपका एग्जाम होता है, और भी बहुत सारी सुविधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हम आपको करवाते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह होंगे, तो ये आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो पहले यहाँ पे रीजनिंग वाले क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे शुरू होते हैं डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस। तो आज की वीडियो का जो फर्स्ट ही क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शंस भी मैं साथ में बोलता जाऊंगा, तो आप अपने आंसर्स पहले खुद सोचिए, उसके बाद मेरे द्वारा बताए गए आंसर्स के साथ आप चेक कर सकते हैं। आपको ये पता चलेगा अगर आपका इस तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं, और आपको कहाँ पे और तैयारी करने की ज़रूरत है, आपको कहाँ पे कमी महसूस हो रही है, आप अभी पूरी कर सकते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। In order to avail credit facility, a bulk customer will have to enter BNPL agreement with a Department of Post। BNPL stands for, देखिए जो क्रेडिट सुविधा होती है अगर उसका कोई लाभ लेना चाहता है, कोई भी बल्क कस्टमर है, कोई भी थोक ग्राहक है, तो उसको डाक विभाग के साथ एक BNPL समझौता करना पड़ता है। और ये BNPL क्या होता है वो हमें बताना है। ब्रिंग नाउ पोस्ट लेटर, आप अभी अपने आर्टिकल्स को लेके आओ, बाद में उनको पोस्ट कर दिया जाएगा। बुक नाउ पे लेटर है, विल नाउ पे लेटर या फिर बुक नाउ पोस्ट नाउ। तो यहाँ पे देखिए BNPL की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है आपके पास बुक नाउ पे लेटर। आप अपने आर्टिकल्स को अभी बुक करें और उनका जो भुगतान आपको उनके जो डाक चार्जेस के लिए शुल्क देने हैं वो आप बाद में देंगे। वो बिल जो है किस तरह से जनरेट किया जाता है पोस्ट ऑफिस के द्वारा, उसके बाद आपका जो थोक ग्राहक होगा वो कब उसको पे करेगा, कौन से मंथ में या कब कितनी तारीख तक, वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक बार डिटेल में पढ़ लेना, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू माई स्टैम्प आर करेक्ट। माई स्टैम्प के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। माई स्टैम्प इज द ब्रांड नेम ऑफ एनी स्टैम्प परचेज्ड फ्रॉम इंडिया। माई स्टैम्प भारत में खरीदे गए किसी भी स्टैम्प का या किसी भी डाक टिकट का ब्रांड नेम है। माई स्टैम्प वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस 2011। माई स्टैम्प को भारत में इंडिपेंडेंस 2011 के दौरान पेश किया गया। तो यहाँ पे एक चीज़ जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, यहाँ पे क्या पूछा गया, करेक्ट आपसे पूछा गया या इनकरेक्ट आपसे पूछा गया है, तो उसी के हिसाब से आपको आंसर देना, जल्दबाजी नहीं करनी। अगर नोट करेक्ट पूछा होता तो क्या आ जाता है, करेक्ट पूछा गया तो क्या आएगा, ओनली फर्स्ट ओनली सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास बी, ओनली सेकंड ऑप्शन जो है ये सही है, कि जो माई स्टैम्प है इसको वर्ल्ड फ्लैटली एग्जीबिशन इंडिपेंडेंस 2011 के दौरान पेश किया गया था। लेकिन जो माई स्टैम्प है ये किसका ब्रांड नेम है, जो आपकी पर्सनलाइज्ड शीट होती है, जो आप व्यक्तिगत शीट बनवाते हैं माई स्टैम्प्स वाली, उसको कहते हैं माई स्टैम्प, उसका ब्रांड नेम है माई स्टैम्प। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड। फाइंड दी ओट बन आउट, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, विषम बताना है। विषम का मतलब कि जो इनमें से अलग है। तो यहाँ पे सबसे पहले सुरक्षा बोला गया है, सुविधा बोला गया है, सुकन्या बोला गया है, उस और सुविधा बोला गया है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा आपके पास भी। अभी आपको पता है सुरक्षा क्या है, सुमंगल और सुविधा क्या होती है, ये इंश्योरेंसेज होती हैं, PLI RPLI में आपकी आती हैं। लेकिन सुकन्या क्या है, ये आपकी पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम है जो आपके अलग में आ जाती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा, सुकन्या। आपका बैंक आपके द्वार इज द टैग लाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स। आपका बैंक आपके द्वार निम्नलिखित में से किस बैंक की टैग लाइन है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ICICI बैंक। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा आपके 80, इंडिया पोस्ट पेमेंट की ये टैग लाइन है, आपका बैंक आपके द्वार। मैच्योरिटी ऑफ SSA कैन बी, SSA सुकन्या समृद्धि अकाउंट की परिपक्वता अवधि क्या है। अब ये मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है, मैच्योरिटी क्या होती है, जब भी आप कोई भी पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खुलवाते हैं, जैसे मान लो आपने RD का अकाउंट खुलवा लिया है। अब यहाँ पे क्या होता है, RD का अकाउंट खोलने के बाद आपको 5 साल तक उसमें पैसे जमा करवाने होते हैं। 5 साल के बाद जब आपको पैसे विद इंटरेस्ट आपको वापस मिल जाएंगे, तो उसका क्या होता है, वो मैच्योरिटी होती है, कि वो मैच्योर हो गया, वो पूरा हो गया, आपको आपके इंटरेस्ट सहित जो भी आपने पैसे
पैसे जमा करवाए हैं वो वापस मिल गए। अब यहाँ पे वही चीज़ पूछी गई है सुकन्या समृद्धि अकाउंट के बारे में। आपका जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट होता है ये कब मैच्योर होता है? आफ्टर 21 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग, आपने जिस दिन अकाउंट अपना ओपन किया है उसके 21 वर्ष के बाद, एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ द गर्ल चाइल्ड एट एनी एज ऑन अटेनमेंट ऑफ 18 ईयर्स ऑफ द एज ऑफ गर्ल चाइल्ड, या फिर ऑल दी अबव। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो आपका सही आंसर होगा ये होगा आपके पास है आफ्टर 21 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग, खाता खोलने की तारीख से 21 वर्ष बाद। ये ध्यान रखना है यहाँ पे लड़की की एज की बात नहीं की गई। आपको पता है जो एसएसए का अकाउंट होता है 10 वर्ष तक की कोई भी लड़की का खोला जा सकता है। अब मान लीजिए उसने 10 वर्ष की उम्र में किसी ने अकाउंट खुलवाया लड़की का, तो वो 10 साल आपके उस समय से गिने जाएंगे। उसके बाद आपके 21 वर्ष और इंतजार करना पड़ेगा, तब जाके वो अकाउंट आपका मैच्योर होगा, तब जाके आपका अकाउंट जो है वो पूरा हो जाएगा। और यहाँ पे आपको जिसमें डिपॉजिट करना होता है वो कैसे करना होता है, मान लीजिए आपने अब अकाउंट खुलवाया आज की तारीख में, तो आज से लेके 14 साल तक आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। और फिर 14 के बाद ये आपके पैसे जो भी यहाँ डिपॉजिट में रहेंगे, उसके बाद ये आपके क्या होंगे 21 वर्ष की आयु में 21 साल के बाद मैच्योर हो जाएंगे। तो इस तरह से रहता है सुकन्या का, इसको थोड़ा समझ लेना। एक बार आपने समझ लिया आपको दिक्कत नहीं आएगी, जैसा भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा आप आसानी से कर पाएंगे। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कैन बी क्लोज्ड प्री मैच्योरली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। तो यहाँ पे हमने मैच्योरिटी का मैंने बताया कि जैसे आरडी अकाउंट खोलते हैं 5 साल के बाद वो पूरा होता है, इंटरेस्ट आपका और जो आपने डिपॉजिट किया है वो आपको वापस मिल जाता है। उसी तरह से प्री मैच्योर क्या होता है, आप समय से पहले उस निर्धारित अवधि से पहले उसको बंद करना चाहते हैं। तो यहाँ पे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी जो राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र होते हैं, कब उनको समय से पहले बंद किया जा सकता है? ऑन डेथ ऑफ सिंगल अकाउंट होल्डर, एनी और ऑल अकाउंट होल्डर्स इन जॉइंट अकाउंट। अगर आपका सिंगल अकाउंट था तो उसमें अगर वो सिंगल अकाउंट होल्डर है उसकी मृत्यु हो जाती है, या फिर जॉइंट अकाउंट था, जॉइंट अकाउंट में क्या होता है 2 या 3 व्यक्ति वयस्क जो भी होते हैं वो मिलकर खुलवा सकते हैं। तो यहाँ पे 2-3 जितने भी जिन्होंने मिलकर खुलवाया था उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है, या जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं उन सभी की मृत्यु हो जाती है, तब उसको बंद किया जा सकता है। ऑन कोर्ट ऑर्डर या फिर कोर्ट के आदेश पर, ऑन फॉरफीचर बाय अ प्लेज बीइंग अ गैजेटेड ऑफिसर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा आपके पास ऑल दी अबव। इन सभी स्थितियों में, इन सभी कंडीशंस में आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट जो होगा उसको प्री मैच्योरली क्लोज आप कर सकते हैं। प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ MIS अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस कैन बी डन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ। डाकघर में MIS खाते को समय से पहले बंद किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? 6 मंथ फ्रॉम डेट ऑफ डिपॉजिट, तो जिस तारीख को आपने उसमें डिपॉजिट किया है उसके 6 महीने बाद, या फिर 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ डिपॉजिट, 18 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ डिपॉजिट, या फिर 2 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ डिपॉजिट। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा आपके पास 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ डिपॉजिट। आपका जो MIS अकाउंट होता है जिसमें आपको हर महीने इंटरेस्ट मिलता है, तो ये भी ध्यान रखना अगर आप उसको प्री मैच्योरली क्लोज करवाते हैं तो कितनी कितनी उसमें आपको कटौती होगी। ठीक है, आपने जो उसमें डिपॉजिट किया उसमें से कितने पैसे काट लिए जाएंगे, कितने % काट के आपको वापस मिलेगा, ये चीज़ ध्यान में रखना। ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, खाता खुलने की तारीख से 1 वर्ष बाद आप इसको बंद करवा सकते हैं। इन केस ऑफ SCSS इन पोस्ट ऑफिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। डाकघर में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो अकाउंट होता है उसके मामले में हमें बताना है कौन सा सत्य नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन क्वार्टरली बेसिस, ब्याज जो है तिमाही आधार पर आपको मिलता है। अकाउंट कैन बी प्री मैच्योरली क्लोज्ड एट एनी टाइम फ्रॉम डेट ऑफ ओपनिंग, खाता खोलने की तिथि से किसी भी समय आप इसको समय से पहले यानी कि प्री मैच्योर आप इसको क्लोज कर सकते हैं। अकाउंट में भी एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ मैच्योरिटी, खाता जब आपका मैच्योर हो जाता है उसके बाद आप इसको और आगे 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल दी अबव, यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा हमें क्या बताना है कौन सा सत्य नहीं है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। देखिए जब भी आपका SCSS अकाउंट जो है मैच्योर होता है तो आप फर्दर इसको 3 साल के पीरियड के लिए बढ़ा सकते हैं, ना कि 5 साल के पीरियड के लिए। और यहाँ पे इस चीज़, और आपका SCSS का अकाउंट जो है इसका मैच्योरिटी पीरियड कितना होगा, जो ये होगा 5 वर्ष। अब यहाँ पे और क्या चीज़ होगी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे बोलेंगे कि खाता खोलने की तिथि से बाद आप इसको किसी भी समय बंद कर सकते हैं। अब देखिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो अकाउंट होता है किसका खोलता है, कोई भी सिविलियन है आपका 60 वर्ष से ऊपर है, या फिर रिटायर्ड है कोई भी, ठीक है, तो यहाँ पे 55 ईयर्स और 50 ईयर्स की एज होती है। ठीक है, डिफेंस वगैरह से आएंगे तो 55 वगैरह, तो इस तरह से रहता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, कोई भी बुजुर्ग है वो इसको खुलवा सकता है, और बुजुर्ग जो होते हैं उनको किसी भी समय पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए इसको खाता खोलने की तिथि से किसी भी दिन, आप चाहे अगले दिन इसको प्री मैच्योर क्लोज करवा लें, कोई फ़र्क नहीं है।
अगला क्वेश्चन है आपके पास, इन केस ऑफ आरडी अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस विच ऑफ द स्टेटमेंट्स मेंशन्ड बिलो इज फॉल्स। डाक घर में आपका जो रिकरिंग डिपॉजिट खाता होता है, नीचे दिया गया हमें बताना है ये जितने भी ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सा गलत है कौन सा फॉल्स है। सबसे पहले, अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 5 years एट करंट आरडी इंटरेस्ट रेट्स। सबसे पहले यहाँ पे चीज़ क्या बोली गई है कि आपका जो आरडी अकाउंट होता है वो मैच्योर होगा 5 वर्ष के बाद, और उसके बाद आप इसको आगे के 5 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा इन 5 वर्षों के लिए जो आप एक्सटेंड कर रहे हैं वो क्या मिलेगा, जो आपके मौके पर ब्याज चल रहे हैं, ठीक है, जो आपके करंट में आरडी इंटरेस्ट रेट है वो आपको इन 5 वर्षों के लिए मिलेंगे। दूसरा है आपके पास, एक्सटेंडेड आरडी अकाउंट कैन बी क्लोज्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एक्सटेंशन। उसके बाद आपके ये जो 5 वर्ष आपने एक्सटेंड इसको किया है, इन 5 वर्षों के दौरान आप आरडी के अकाउंट को किसी भी समय बंद कर सकते हैं। लेकिन जो पहले 5 वर्ष होते हैं उसमें आपके पास क्या कंडीशन होती है कि 3 वर्ष के बाद यानी कि 36 मंथ्स के बाद ही आप इसको क्लोज कर सकते हैं। लेकिन ये वाले एक्सटेंडेड जो 5 years है इसके दौरान आप किसी भी समय इसको बंद कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास बोला गया, इन केस ऑफ प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ एक्सटेंडेड आरडी अकाउंट आरडी इंटरेस्ट रेट फॉर कंप्लीटेड ईयर्स विल बी एप्लीकेबल। अब देखिए आपका जो यहाँ पे 5 वर्ष के लिए आपने इसको बढ़ाया है, इसमें आप जितने भी वर्ष कंप्लीट करते हैं, मान लीजिए आप इसको 7 साल के बाद प्री मैच्योर क्लोज करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या किया आपने, 5वें के बाद 6ठा साल जो है ये आपने कंप्लीट कर लिया, तो इस कंप्लीट ईयर के लिए आपको जो आरडी का इंटरेस्ट रेट है वो मिलेगा। और जो 7वां वर्ष है उसके लिए कौन सा मिलेगा आपको, सेविंग वाला, यानी कि पहले 6 साल के लिए आपको आरडी इंटरेस्ट रेट मिलेगा और 7वें के लिए जो आपने कंप्लीट नहीं किया उसके लिए आपको सिर्फ सेविंग का इंटरेस्ट मिलेगा। आरडी अकाउंट कैन बी डिटेन्ड अप टू 5 years फ्रॉम डेट ऑफ मैच्योरिटी विदाउट डिपॉजिट। उसके बाद मैच्योर होने के बाद आप आरडी अकाउंट को बिना किसी डिपॉजिट के 5 साल तक बरकरार रख सकते हैं, वैसे का वैसे उसको रहने दे सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें फॉल्स बताना है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपके पास से, क्योंकि आप जब भी आरडी अकाउंट एक्सटेंड करते हैं तो फर्दर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा 5 वर्षों के लिए वो आपको वही इंटरेस्ट मिलेगा जब आपने अकाउंट ओपन किया था उस समय जो इंटरेस्ट रेट था। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, इस तरह के क्वेश्चन कन्फ्यूजिंग से होते हैं, लाइंस अच्छे से पढ़ लेनी है। फॉल्स पूछा गया था, ए ऑप्शन यहाँ पे आपकी सही हो जाएगी। इन केस ऑफ टीडी अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। डाकघर में टीडी टाइम डिपॉजिट खाता जो होता है आपका, उसके संबंध में कौन सा कथन सही है। अकाउंट कैन बी ओपनड विद मिनिमम ऑफ ₹1000 एंड इन मल्टीपल ऑफ 100। सबसे पहले जो अकाउंट है आप 100 रुपीज़ से खोल सकते 1000 रुपीज़ से खोल सकते हैं और 100 रुपये के गुणांक में इसको खोला जा सकता है, यानी कि 1000 रुपये के अगर आप इसको ज़्यादा खुलवाना चाहते हैं तो उसके बाद कितने से खुल जाएगा, 1100 से खुल जाएगा, 1200 से, क्योंकि ये 100 के मल्टीपल में आते हैं। और उसके बाद हम बात करें ज्वाइंट अकाउंट विद अप टू 3 adults कैन बी ओपनड। अब यहाँ पे संयुक्त खाता अगर कोई खुलवाना चाहता है तो 3 वयस्क मिलकर आपस में उसे खुलवा सकते हैं। ऑप्शंस यहाँ पे बोल गए हैं, ओनली फर्स्ट आपकी करेक्ट है, ओनली सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड। तो यहाँ पे हमें सही बतानी है, तो क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा आएगा आपके पास ये दोनों ही ऑप्शंस आपकी बिल्कुल सही है। टीडी अकाउंट आप मिनिमम 1000 रुपीज़ से 100 रुपये के मल्टीपल में इससे ज़्यादा खुलवा सकते हैं और आपके 3 वयस्क मिलकर इसको खुलवा सकते हैं। ऑथराइज्ड बैलेंस ऑफ अ सब ऑफिस इज फिक्स्ड बाई, एसओ जो होता है सब ऑफिस होता है उसका अधिकृत बैलेंस किसके द्वारा तय किया जाता है। हेड ऑफ सर्कल है, सब डिविजनल इंस्पेक्टर है, रीजनल पीएमजी या फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज। तो यहाँ पे देखिए जो सब ऑफिस होता है उसका अधिकृत बैलेंस। अब अधिकृत बैलेंस क्या होता है कि मिनिमम और मैक्सिमम उसके पास कितना नकद शेष हो सकता है, या फिर जो पोस्टेज स्टैंप्स हैं या बाकी जो भी स्टैंप्स होती हैं उनमें वो कितना मैक्सिमम बैलेंस जो वो रिटेन करके रख सकता है, अपने पास रख सकता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा आपके पास हेड ऑफ डिवीजन यानी कि सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस के द्वारा इस चीज़ का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कैश बैग इज क्लोज्ड एंड सील्ड बाई। कैश बैग जो होता है किसके द्वारा इसको बंद किया जाएगा और सील किया जाएगा, सब अकाउंट पी है, उसके बाद पोस्ट मास्टर है आपका, ट्रेजरर है या फिर ऑल द अबव। तो जो कोषाध्यक्ष होता है आपका, ट्रेजरर जो होता है उसके द्वारा कैश बैग को बंद और सील किया जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो आपकी सही हो जाएगी। द रिकॉर्ड शोइंग डिटेल ऑफ ऑफिशियल्स ऑन ड्यूटी ऑन अ पर्टिकुलर डेज, किसी विशेष दिन पर ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों का विवरण दिखाने वाला रिकॉर्ड कौन सा होता है। लेजर बुक है, नॉमिनल रोल है, मेमोरेंडम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है, पोस्ट मास्टर्स पर्सनल डायरी है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपके पास बी, नॉमिनल रोल जो होता है ये दर्शाता है आपके पास किसी भी निर्धारित या किसी भी विशेष दिन में जो ड्यूटी पर तैनात अधिकारी होते हैं उनका रिकॉर्ड दिखाता है ये।
उसके बाद है नॉमिनल रोल इज प्रिजर्व्ड फॉर अ पीरियड ऑफ, नॉमिनल रोल जो है कितनी अवधि के लिए संरक्षित किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास 1 वर्ष, 3 वर्ष, 7 या फिर स्थायी रिकॉर्ड है। तो नॉमिनल रोल जो होता है ये एक परमानेंट रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा ये आएगा आपके पास डी। The minimum limit for deposit is 1,50,000 in the financial year for and accounts, कौन कौन से खातों के लिए एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम जमा राशि जो है यानी कि मैक्सिमम जो आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं 1.5 लाख रुपए है। एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपए आप मैक्सिमम कौन कौन से अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। एसएसए है, पीपीएफ या फिर एसएससीटीडी है, पीपीएफआरडी या फिर आरडीटीडी। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपके पास ये आएगा आपके पास ए, एसएसए सुकन्या समृद्धि अकाउंट और पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में आप एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं मैक्सिमम। और दूसरा इनमें एक और जो समानता है वो क्या चीज़ है कि आप इसमें जो डिपॉजिट करते हैं वो 50 रुपये के मल्टीपल में होना चाहिए। तो यहाँ पे एक आपका सही हो जाएगा। दी सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर पीओएसबी ट्रांजैक्शन इज, पीओएसबी लेन देन के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन है आपके पास मकैमिश है, पॉइंट ऑफ सेल है, फनेकल है या फिर सैप है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा आपके पास सी, फनेकल। अब यहाँ पे ये आपके कौन से आईटी मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट वाले क्वेश्चन हैं। आपको भी पता है डिपार्टमेंट में आपको ये 10 क्वेश्चन के आएंगे, ठीक है। एग्जाम आपका यहाँ से आएगा 10 मार्क्स का जो आपके आईटी मॉडर्नाइजेशन है, लेकिन डिपार्टमेंट ने आपको स्पेसिफिक कोई पीडीएफ या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं दिया है जहाँ से आप इसको करेंगे और 10 के 10 मार्क्स आप ला सकते हैं। लेकिन अगर आप 40 क्वेश्चन पेपर्स करते हैं तो आपके 10 मार्क्स पक्का आ जाएंगे, क्योंकि ये रिपीटिव क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछे जाते हैं। वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं जो हर बार पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। तो आपको यहीं से वो करने हैं, अच्छे से इनको कर लीजिएगा। sorting केस इज प्रिपेयर्ड बाई, छंटाई केस कौन तैयार करता है। सबसे पहले हेड sorting असिस्टेंट, सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस या फिर sorting असिस्टेंट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा ये आएगा आपके पास बी। इसको आपके हेड ऑफ आरएमएस डिवीजन के द्वारा यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ आरएमएस के द्वारा इसको तैयार किया जाता है। Which of the following statements with respect to male agent are correct? मेल एजेंट के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन चाहिए। सबसे पहले आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए, मेल एजेंट जो है वो किसका इंचार्ज होता है, ट्रांजिट मेल ऑफिस का। तो यहाँ पे वही चीज़ बोली है, सबसे पहले बोला गया मेल एजेंट हैज़ नथिंग टू डू विद आर्टिकल्स कंटेन्ड इन क्लोज्ड मेल बैग्स हैंडेड ओवर टू हिम फॉर डिस्पोजल। सबसे पहले जो मेल एजेंट को निपटान के लिए बंद थैले दिए जाते हैं उनमें जो लेख होते हैं उसके साथ इसे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। दूसरा है हमारे पास ट्रांजिट बैग्स हैंडेड ओवर टू मेल एजेंट आर ओपनड बाय हिम, या फिर दूसरे हमारे पास अब देखिए जो भी ट्रांजिट मेल ऑफिस के लिए आपके ट्रांजिट बैग्स आते हैं, पारगमन अपारवहन जो आपके थैले होते हैं उनको आपके मेल एजेंट के द्वारा खोला जाता है। यहाँ पे हमें करेक्ट बताना है ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ या फिर नाइदर। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा ये आएगा आपके पास ही बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही आपकी ऑप्शन जो है ये सही है। मेल एजेंट जो है उसको बंद जो थैले सौंपे जाते हैं उनके अंदर के आर्टिकल्स के साथ कुछ नहीं करेगा, लेकिन जो आपके कौन से ट्रांजिट बैग्स होते हैं उनको मेल एजेंट के द्वारा खोला जाता है। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है वो हमें बताना है। इट इज एसेंशियल दैट एवरी sorting असिस्टेंट मस्ट हैव द sorting लिस्ट नॉट नेसेसरली कमिटेड टू मेमोरी। यह ज़रूरी है कि प्रत्येक छंटाई सहायक के पास छंटाई सूची होनी चाहिए, लेकिन छंटाई सूची याद होना ये ज़रूरी नहीं है। दूसरा बोला गया इट इज़ एसेंशियल दैट एवरी sorting असिस्टेंट शुड बी एबल टू रिपीट फ्रॉम हिज मेमोरी ऑल पर्टिकुलर्स ऑफ ड्यू मेल रिसीव्ड एंड डिलीवर्ड टू ईच रिसिप्ट एट ईच रिसिप्ट एंड डिस्पैच। उसके बाद देखिए ड्यू मेल क्या होती है, तो आपकी ऐसी मेल जो आपको समय समय पर या हर रोज़ आपको प्रेषित करनी है या आपको प्राप्त करनी है। जैसे अब आप एसओ में काम करते हैं तो वहाँ पे आप क्या देखते हैं, जो अगर आपके रजिस्टर्ड बैग हैं अगर उसमें कोई भी आर्टिकल नहीं है तब भी आपको वो प्राप्त होगा। अगर आपके पास प्रेषण करने के लिए रजिस्टर्ड आर्टिकल नहीं है तब भी आपको एम्प्टी वाला रजिस्टर्ड बैग बना के भेजना पड़ेगा। अकाउंट बैग भी इसी तरह से होता है, चाहे उसमें कुछ भी ना हो भेजने को तब भी वो प्राप्त करना है आपको, तब भी वो भेजना है। ये होते हैं आपके ड्यू यानी कि जो भेजने पड़ेंगे। अनयूजुअल होते हैं जब ज़रूरत पड़ी, जैसे पार्सल बैग हो जाएंगे, कैंप बैग है, स्पेशल बैग है, इन सभी को तभी बनाया जाता है जब इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि आपका जो sorting असिस्टेंट होता है, प्रत्येक छंटाई सहायक जो होता है उसको सारे ही पर्टिकुलर्स जो आपकी मेल उसको रिसीव करनी है या उसको जो प्राप्त करनी है या उसको प्रेषित करनी है, जो भी ड्यू मेल होगी, ठीक है, उसके जितने भी विवरण है वो उसको याद होने चाहिए। और यहाँ पे हमें क्या बताना है, करेक्ट कौन सी है, ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा आपके
आपके पास बी, ओनली सेकंड वाली सही है। अब यहाँ पे प्रत्येक छंटाई सहायक को सॉर्टिंग लिस्ट जो है वो बिल्कुल याद होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसको सॉर्टिंग लिस्ट अच्छे से याद नहीं है तो वो छंटाई अच्छे से नहीं कर पाएगा, वो बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा आर्टिकल्स की छंटाई करने में अगर उसको ये चीज़ याद नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? बी। डेली रिपोर्ट ऑफ HSA मस्ट बी सबमिटेड टू हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो दैनिक रिपोर्ट होती है वो किसको प्रस्तुत की जानी चाहिए? हेड रिकॉर्ड ऑफिसर ओनली, सिर्फ आपके जो प्रधान अभिलेख अधिकारी होते हैं उनको सौंपी जाएगी। सुपरिटेंडेंट थ्रू रिकॉर्ड ऑफिसर या फिर अभिलेख अधिकारी को अभिलेख अधिकारी के माध्यम से अधीक्षक को, सॉर्टिंग असिस्टेंट या फिर इंस्पेक्टर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा बी। आपकी जो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की डेली रिपोर्ट होती है, दैनिक रिपोर्ट होती है, अभिलेख अधिकारी क्या करता है उसको अधीक्षक तक पहुंचाता है, यानी कि डायरेक्ट अधीक्षक के पास नहीं जाएगी, वो अभिलेख अधिकारी के थ्रू अधीक्षक के पास जाएगी, ये आप ध्यान रखिए। उसके बाद मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा इनको करने के लिए। उसके बाद आपके पास यहाँ से आ जाते हैं फिर से डिपार्टमेंट के क्वेश्चंस। तो यहाँ पे है 1 वाइट इज इक्वल टू हाउ मैनी विट्स, एक वाइट कितने विट के बराबर होता है? ऑप्शन है आपके पास 64, 32, 8 या फिर 4। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा आपके पास सी, 8 विट्स के बराबर होता है 1 वाइट। इन अ नेटवर्क सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर, एक नेटवर्क सिस्टम में निम्न में से सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, नोटबुक है या फिर सर्वर है? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा आपके पास डी, सर्वर जो है ये आंसर हो जाएगा इसका सही। विच ऑफ दी फॉलोइंग कीज ऑन अ कंप्यूटर कीबोर्ड अकर ओनली वंस, तो यहाँ पे हमें बताना है कंप्यूटर कीबोर्ड पर कौन सी कुंजी केवल एक ही बार होती है? तो ये आपको खुद देना आंसर। आपने कीबोर्ड बड़ी बार देखा होगा, कौन सी कुंजी सिर्फ एक ही बार होती है? कुछ एक होती है तो दो बार होती है, लेफ्ट राइट में आपको दोनों साइड दिख जाएंगी, लेकिन इनमें से कौन सी है जो नहीं होती है? नहीं पता चला डिस्क्रिप्शन में आप देखना, वहाँ पर मैं आंसर बता दूंगा। Which of the following term is used to define an error in computer programming that produces a wrong result? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में त्रुटि को, एरर को परिभाषित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है जो गलत परिणाम देता है? यानी कि जो भी गलत परिणाम दे उसको, वो वाली जो एरर है उसको दिखाने के लिए, उसको बताने के लिए हमारे पास क्या होता है, क्या आप वर्ड यूज़ करते हैं? बग है, वायरस है, स्पाईवेयर है या फिर कुकीज़ है? क्वेश्चन का सही आंसर होगा वग, इसको वग कहा जाता है। A network security device that protects private data on a computer by filtering and blocking outsiders from unauthorized access is called, एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण जो बाहरी लोगों की अनधिकृत पहुंच से फिल्टर और अवरुद्ध करके कंप्यूटर पर निजी डाटा को सुरक्षा प्रदान करता है, उसको क्या कहा जाता है? रूटर कहा जाता है, फायरवॉल कहा जाता है, मोडम कहा जाता है या फिर मेलवेयर उसको कहा जाता है? क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास बी, उसको फायरवॉल कहा जाता है। तो यहाँ पे उसके बाद बोलेगा हु इज़ द विनर ऑफ IPL 2020, तो एक क्वेश्चन करना है आपको, हु इज़ द विनर ऑफ IPL 2022, वो अभी देख लेना कौन जीता है, मुझे तो नहीं पता, आपको पता है, आप देख लेना, अभी आपके मैचेस शायद चल रहे हैं या ख़त्म हो गए, वो आप देख लेना कौन जीता IPL, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना कौन सी टीम जीती है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद आपके पास कोविड वाला क्वेश्चन, इसको हम छोड़ रहे हैं क्योंकि ये आपके करंट में नहीं आ सकता है, करंट वाले टॉपिक आपको करने हैं तो वो आपको करंट में ही देखना पड़ेगा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ऑर्निथोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ, ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान जो है किसका अध्ययन है? बोन्स हैं, उसके बाद आपके पास गहने हैं, फिशेस हैं, वर्ड्स हैं, तो यहाँ पे ऑर्नामेंट्स है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा, देखिए आपके पास यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है पक्षी विज्ञान, तो आप वर्ड से संबंधित है, ऑर्निथोलॉजी यानी कि पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन है। उसके बाद आपके पास मोहिनीअट्टम इज अ डांस फॉर्म फ्रॉम बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, तो यहाँ पे जो मोहिनीअट्टम है किस राज्य का एक नृत्य रूप है? अब देखिए ये पूछे जाते हैं नृत्य वाले कौन से हैं, ठीक है, भांगड़ा किसका है, मोहिनीअट्टम किसका है, तो ये सारे पूछे जाते हैं, गरबा किसका है, तो ये सारे, ठीक है, तमिलनाडु है, केरला है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा आएगा आपके पास बी, केरला का है मोहिनीअट्टम जो है केरला का। तो यहाँ पे आपकी जो सही ऑप्शन आ जाएगी बी। बीच ऑफ दी फॉलोइंग इज दी डांस फॉर्म फ्रॉम गुजरात, गुजरात का कौन सा डांस है हमें बताना है? नौटंकी है, भांगड़ा है, कथक है, ठीक है, कथक जो है ये किसका है, नौटंकी किसका है, भांगड़ा किसका है, ये भी कर लेना, और जो गरबा ये गुजरात का है। यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हु कंपोज अवर नेशनल सॉन्ग, कब इसको अपनाया गया? नेशनल आपका जो गीत है वो कौन सा है, किसके द्वारा उसकी रचना की गई, ये सारे कर लेना। मोहम्मद इकबाल है, रविंद्रनाथ टैगोर है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद है, जयदेव है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा आपके पास बी, रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा इसको लिखा गया है।
ब्रह्मा समाज वाज स्टार्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग, ब्रह्मा समाज की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद है, केशव चंद्र सेन है, स्वामी दयानंद सरस्वती है, राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपके पास डी, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन, एक वयस्क मानव कंकाल में कितनी हड्डियां होती हैं? तो गिनने मत वहाँ पे बैठ जाना, याद रखना 206 होती हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे आपकी सही हो जाएगी। बीच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? आपका कौन सा ब्लड ग्रुप होता है आपको सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? ए, बी, ए, बी या फिर ओ? तो क्वेश्चन का सही आंसर होगा डी। अगर आपका ओ ब्लड ग्रुप होता तो आपको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता। आप किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकते थे, लेकिन सभी से आप रिसीव नहीं कर सकते थे। आप सभी का ब्लड जो है वो डोनेट तो आप सभी को कर सकते हैं, लेकिन ले किसी से ऐसे नहीं सकते थे। ठीक है, उसके बाद आपके पास जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो यहाँ पे देखिए एक सिंग वाले गेंडे, हाथी, एशियाटिक बब्बर, शेर, ये ऐसे वैसे जो भी होते हैं, ठीक है, जो आपके थोड़े से अलग हैं। तो आपको ये चीज़ पता करनी है कि आपका जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये इंडिया के कौन से स्टेट में, कौन से राज्य में स्थित है? सबसे पहले यहाँ राजस्थान बोला गया है, चंडीगढ़ बताया गया है, उत्तराखंड है या फिर हिमाचल प्रदेश। तो देखिए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। क्या इसकी खासियत है? ये सारे पढ़ लेना क्यों होता है, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स के फिर से आगे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है जो हमें करना ही है, ईच पोस्टल सर्कल इज हेडेड बाई, प्रत्येक पोस्टल सर्कल का नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? अब यहाँ पे देखिए पोस्टल सर्कल होते हैं, पोस्टल सर्कल के बाद क्या होता है, उनको बाद में रीजन्स में बांटा जाता है। रीजन्स के बाद बात करें तो उनको डिविजन्स में बांटा जाता है, और डिवीजन के बाद उनको सब डिवीजन में बांटा जाता है। इसका कौन है आपका इंचार्ज, इसका कौन है, इसका कौन है, ये सभी कर लेना। तो यहाँ पे बोला गया पोस्टल सर्कल, यानी कि जो सबसे ऊपर वाला यहाँ पे पोस्टल सर्कल हम देख रहे हैं, इसका हेड कौन होगा? चीफ पोस्ट मास्टर, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, पोस्ट मास्टर जनरल या फिर जनरल पोस्ट मास्टर। तो आप पीए की तैयारी कर रहे हैं, आपको ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जगह आपके पास आपको यहाँ पे सीपीएमजी नहीं बोला गया होगा, हेड ऑफ सर्कल बोल दिया गया होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए वो कौन होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, सीपीएमजी जो होता है पोस्टल सर्कल का हेड होता है। ए, बी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। मैच दी फॉलोइंग, अब हमें इनको मिलाना है आपस में, हमें हेडक्वार्टर बताना है कौन से सर्कल का कौन सा है। सबसे पहले गुजरात की बात करें तो देखिए गुजरात का कौन सा है। अब कुछ एक तो ऐसे भी सर्कल है जहाँ पे उनकी स्टेट कैपिटल है, वो तो सिंपल है, आपको पता है, आपने राज्य राजधानियाँ की हैं तो आपको आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ एक अलग से हैं जिनकी आपका जो हेडक्वार्टर है वो उनकी स्टेट कैपिटल नहीं है। जैसे गुजरात की बात करें, गुजरात का कहाँ पे है? अहमदाबाद में, तो यहाँ पे ये फोर्थ लग जाएगा। केरला का तिरुवनंतपुरम है, ये तो चलो इसकी राजधानी है। उड़ीसा का भुवनेश्वर है। अब ये नॉर्थ ईस्ट जो है इसका है शिलोंग। अब नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है, आपके पास टोटल 6 स्टेट्स हैं, 6 स्टेट्स के नाम याद कर लेना। उन 6 स्टेट्स का हेडक्वार्टर शिलोंग रहेगा। उनमें से किसी का भी नाम आया और हेडक्वार्टर पूछा गया तो कंफ्यूज मत होना, शिलोंग आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पहला जो है ए जो है ये किससे, फोर्थ से मिल रहा है, तो यहाँ पे कहाँ पे है, सिर्फ बी में मिल रहा है। उसके बाद बी की बात करें, केरला तिरुवनंतपुरम से बी का फर्स्ट आ जाएगा। सी है उड़ीसा भुवनेश्वर सेकंड से आ जाएगा, और यहाँ पे डी थर्ड से आ जाएगा। बी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। बीच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो इज और आर फैक्चुअली करेक्ट, यहाँ पे हमें बताना है तथ्यात्मक रूप से कौन सा कथन सही है। SSRM and SRM is the administrative and operative in charge of all RMS offices and sections. SSRM या फिर SRM सभी RMS कार्यालयों और अनुभागों का प्रशासनिक और संचालन प्राधिकारी होता है। उसके बाद हमारे पास दूसरी ऑप्शन बोल गया SSP इज द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑपरेटिव इन चार्ज ऑफ ऑल पोस्ट ऑफिसेज। SSP सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस या फिर सुपरिटेंडेंट जो होता है सभी डाकघरों का प्रशासनिक और संचालन प्राधिकारी होता है। यहाँ पे ऑप्शन बोली गई, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, ओनली सेकंड इज करेक्ट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, नाइदर फर्स्ट नॉर करेक्ट, तो दोनों ही सही है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा, ये आएगा आपके पास सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, बड़ी सी फुल फॉर्म ऑफ एनडीसी। एनडीसी की फुल फॉर्म आपको बतानी है। नॉन डिलीवरी सेंटर है, नॉन डिलीवरी सर्कल है, नोडल डिलीवरी सर्कल या फिर नोडल डिलीवरी सेंटर। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा डी, नोडल डिलीवरी सेंटर। उसके बाद आपके पास इन टर्म RICT डिवाइस, व्हाट डज RICT मीन्स। RICT डिवाइस के संबंध में RICT जो होता है, आप RICT पे डिवाइस पे काम करते हैं ब्रांच ऑफिस में, वो RICT जो डिवाइस है उसका पूरा नाम क्या है? रूरल सेंटर इंफॉर्मेशन, रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या फिर रूरल एंड सिटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन डिवाइस। क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा रूरल इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ग्रामीण सूचना और प्रौद्योगिकी संचार। बी ऑप्शन आपकी सही हो जाएगी। और वैलिड लाइसेंस फॉर अ फ्रैंकिंग मशीन इज इशूड बाई, फ्रैंकिंग मशीन के लिए वैध लाइसेंस जो होता है किसके द्वारा जारी किया जाता है? SSP SP ऑफ द पोस्टल डिवीजन
वेयर इज मशीन इज लोकेटेड। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जहाँ पर मशीन स्थित है यानी कि जिस भी पोस्टल डिवीज़न में आपकी मशीन का आपको प्रयोग करना है वहाँ का जो हेड ऑफ डिवीज़न होगा वो इसका लाइसेंस जारी करेगा। सीनियर पोस्ट मास्टर ऑफ हेड पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट मास्टर या फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा ये आएगा आपके पास एसएसपी ऑफ द पोस्टल डिवीज़न वेयर द मशीन इज लोकेटेड। जहाँ पे मशीन का आपको यूज़ करना है वहाँ का जो भी हेड होगा, हेड डिवीज़न होगा, वो आपका हो जाएगा रैंकिंग मशीन लाइसेंस का अथॉरिटी, वही आपको इशू करेगा। Which of the following statements regarding remotely managed franking machine are correct? रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन के संबंध में कौन सा कथन सही है? सबसे पहले लाइसेंस फॉर रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन टू बी यूज्ड इन पोस्ट ऑफिस बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी पोस्ट मास्टर ऑफ हेड पोस्ट ऑफिस। तो जो डाकघर में उपयोग किए जाने वाले रिमोटली मैनेज्ड फ्रैंकिंग मशीन होते हैं उनका लाइसेंस प्रधान डाकघर के पोस्ट मास्टर द्वारा जारी किया जाता है। फ्रैंक्ड आर्टिकल्स कैन बी टेंडर्ड एट दी काउंटर ऑन दी सेम डे ऑफ फ्रैंकिंग। तो फ्रैंक किए हुए लेखों को फ्रैंकिंग की तारीख पर ही काउंटर पर प्रस्तुत करना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास क्या बोलेंगे? ओनली फर्स्ट, ओनली सेकंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड। 82 जो क्वेश्चन है इसका जो सही आंसर आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास ओनली सेकंड ऑप्शन जो है ये सही है, फर्स्ट वाली आपकी गलत है। बीच ऑफ दी फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स आर अकाउंटेबल आर्टिकल्स। कौन कौन से लेख जो है जवाबदेह लेख हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इनका रिकॉर्ड रहता है। सबसे पहले रजिस्टर्ड लेटर है, रजिस्टर्ड पार्सल है, स्पीड पोस्ट लेटर है, स्पीड पोस्ट पार्सल है या फिर फ्रैंक्ड ऑर्डिनरी लेटर है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास सी। ठीक है, आपके जो आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ है ये है आपके पास अकाउंटेबल आर्टिकल्स, लेकिन फ्रैंक्ड ऑर्डिनरी लेटर नहीं है। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहता है, पोस्ट कर दिया पहुंच जाएगा, पहुंचना तो चाहिए लेकिन कोई ज़रूरी भी नहीं है रिकॉर्ड आपको कहीं पे मिले। उसके बाद है द वेट ऑफ एन अनरजिस्टर्ड पार्सल दैट कैन बी एक्सेप्टेड इन पोस्ट ऑफिस शैल नॉट एक्सीड। एक अपंजीकृत पार्सल, बिना रजिस्ट्रेशन वाला कोई भी पार्सल है पोस्ट ऑफिस में कितने किलोग्राम तक उसको एक्सेप्ट किया जाएगा? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बार बार वीडियोस में आ रहा है। 4 kg या 400 ग्राम्स है, 250 या फिर 10 kg। क्वेश्चन का सही आंसर होगा 4 kg से अधिक नहीं होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन ऑफ एन आर्टिकल इज कंपल्सरी इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। निम्नलिखित में से किस मामले में एक लेख का पंजीकरण अनिवार्य है? सबसे पहले पार्सल एक्सीडिंग 10 kg, पार्सल एक्सीडिंग 4 kg, इंश्योर्ड आर्टिकल आपके वीपी आर्टिकल्स। तो यहाँ पे ऑप्शंस जो है आपके पास वो क्या दी हुई हैं? ऑल आर करेक्ट, फर्स्ट सेकंड थर्ड करेक्ट, सेकंड थर्ड फोर्थ करेक्ट, या फिर थर्ड और फोर्थ ओनली। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा आपके पास सी। आपके पास सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन सही है। ठीक है, 4 किलोग्राम से अधिक का कोई भी पार्सल है तो उसको आपको रजिस्टर्ड करवा के भेजना पड़ेगा। इंश्योर्ड आर्टिकल है तब भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, वीपी आर्टिकल है तब भी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। सी ऑप्शन आपकी यहाँ पे सही हो जाएगी। कस्टम कंट्रोल इज एक्सरसाइज ऑन बीच ऑफ द फॉलोइंग। का सीमा शुल्क नियंत्रण निम्न में से किस पर किया जा सकता है? सबसे पहले आर्टिकल पोस्टेड इन इंडिया टू बी डिलीवर्ड इन इंडिया। सबसे पहले भारत में अगर कोई लेख को प्रेषित किया जाता है और भारत के बाहर जिसका वितरण भी भारत में ही हो रहा है, ठीक है, यानी कि पोस्ट भी ये भारत के भीतर आप कर रहे हैं और डिलीवर भी भारत के भीतर ही हो रहा है। आर्टिकल पोस्टेड इन इंडिया टू बी डिलीवर आउटसाइड लिमिट्स ऑफ इंडिया। उसके बाद आपके पास आपने आर्टिकल को पोस्ट तो किया भारत के भीतर लेकिन वितरण उसका जो है भारत की सीमाओं से बाहर होगा। आर्टिकल पोस्टेड आउटसाइड इंडिया टू बी डिलीवर्ड आउटसाइड इंडिया, या फिर भारत से बाहर आर्टिकल को पोस्ट कर रहे हैं, भारत के बाहर ही उसका वितरण हो रहा है। आर्टिकल पोस्टेड आउटसाइड इंडिया टू बी डिलीवर्ड विद इन इंडिया, या फिर आर्टिकल को भारत के बाहर से पोस्ट किया गया और वितरण उसका भारत के भीतर होगा। ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट, सेकंड ओनली, सेकंड थर्ड ओनली, सेकंड और फोर्थ ओनली, थर्ड और फोर्थ ओनली। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो आपकी सही हो जाएगी, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन है आपकी सही है। जो सीमा शुल्क नियंत्रण है वो कहाँ पे होता है? जब भी आपका आर्टिकल आपके भारत की सीमाओं को लांघता है, चाहे वो बाहर से अंदर आ रहा है चाहे अंदर से वो बाहर जा रहा है, ऐसी स्थिति में उसके ऊपर कस्टम कंट्रोल एक्सरसाइज किया जाता है। तो यहाँ पे आपकी सी ऑप्शन सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, कस्टम्स कंट्रोल इज एक्सरसाइज्ड बाय। सीमा शुल्क नियंत्रण का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ऑफिसर्स ऑफ कस्टम डिपार्टमेंट ओनली, केवल सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों द्वारा, ऑफिसर्स ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट ओनली, या फिर डाक विभाग के कर्मचारियों द्वारा, अधिकारियों द्वारा, बोथ एंड वी, नाइदर ए नॉर वी। क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा ऑफिसर्स ऑफ कस्टम डिपार्टमेंट ओनली, सीमा शुल्क विभाग के जो अधिकारी होते हैं उनके द्वारा सीमा शुल्क नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है। कस्टम कंट्रोल फॉर पोस्टल आर्टिकल्स इज प्रिमिलरली एक्सरसाइज्ड इन बीच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसेज। तो यहाँ पे हमें बताना है डाक वस्तुओं के लिए सीमा शुल्क नियंत्रण मुख्य रूप से निम्न में से किस कार्यालय में प्रयोग किया जाता है? स्पीड पोस्ट हब है, फॉरेन पोस्ट ऑफिस है, जर्नल पोस्ट ऑफिस है, या फिर पार्सल हब है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा, यह आ जाएगा आपके पास बी, फॉरेन पोस्ट ऑफिस में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, पोस्टल अप्रेजर एंड प्रिंसिपल पोस्टल अप्रेजर
इज, तो यहाँ पे डाक मूल्यांकक और प्रधान डाक मूल्यांकक क्या है। अभी यहाँ पे आपको डाक साथ में दिख रहा है, आप सोच रहे होंगे पोस्ट ऑफिस क्या है। चलिए ऑप्शंस एक बार कर लेते हैं। पोस्टल ऑफिसर एक्सेसिंग पोस्टल आर्टिकल्स फॉर कस्टम कंट्रोल, सबसे पहले सीमा शुल्क नियंत्रण के लिए डाक वस्तुओं का आकलन करने वाले जो डाक अधिकारी होते हैं। दूसरा यहाँ पे बोला गया कस्टम ऑफिसर्स एक्सेसिंग पोस्टल आर्टिकल्स फॉर कस्टम कंट्रोल, या फिर सीमा शुल्क नियंत्रण के लिए डाक वस्तुओं का आकलन करने वाले सीमा शुल्क अधिकारी। नाइदर ए नोर वी बोथ एंड वी, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा बी। ठीक है, आपके पास जो कस्टम ऑफिसर्स होते हैं जो आपकी डाक वस्तुओं पर कस्टम कंट्रोल जो है उसका प्रयोग करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, पोस्टल अप्रेजर या फिर प्रिंसिपल पोस्टल अप्रेजर कहा जाता है। चाहे इनका नाम डाक मूल्यांकक है, लेकिन ये डाकघर के कर्मचारी नहीं होते हैं, ये आपके कस्टम डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं। एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन, एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर जो है ये कहाँ पर स्थित है। ऑप्शंस हैं आपके पास बैंकॉक थाईलैंड, वन स्विट्जरलैंड, वाशिंगटन डीसी यूएसए या फिर हांगकांग। तो एशिया पैसिफिक पोस्टल यूनियन का हेडक्वार्टर बैंकॉक थाईलैंड में है, तो यहाँ पे आपकी ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपके पास, बट आर एयरमेल पोस्ट कार्ड्स, एयरमेल पोस्ट कार्ड क्या होते हैं। पोस्ट कार्ड इशूड बाई पोस्ट ऑफिस फॉर ट्रांसमिशन बाई एयर टू फॉरेन कंट्रीज, विदेशों के लिए हवाई मार्ग द्वारा प्रसारित होने वाले पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड्स इशूड बाई पोस्ट ऑफिस फॉर ट्रांसमिशन बाई सरफेस टू फॉरेन कंट्रीज, विदेशों के लिए सतह मार्ग द्वारा प्रसारित होने वाले पोस्ट कार्ड जो डाकघर के द्वारा इशू किए जाते हैं। पोस्ट कार्ड इशूड बाई पोस्ट ऑफिस फॉर ट्रांसमिशन बाई एयर विद इन इंडिया, या फिर भारत के भीतर हवाई मार्ग द्वारा प्रेषित करने के लिए इशू किए गए डाकघर द्वारा पोस्ट कार्ड, इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा आपके पास है पोस्ट कार्ड्स इशूड बाई पोस्ट ऑफिस फॉर ट्रांसमिशन बाई एयर टू फॉरेन कंट्रीज। द जर्नल मैक्सिमम लिमिट ऑफ वेट फॉर फॉरेन पार्सल इज, विदेशी पार्सल के लिए वजन की सामान्यतः अधिकतम सीमा जो है ये क्या है। तो ऑप्शंस हैं आपके पास 5 kg, 10 kg, 20 kg या फिर 2 kg। क्वेश्चन का सही आंसर आएगा आपके पास सी 20 kg। ठीक है, किसी भी फॉरेन पार्सल का जो आपका मैक्सिमम वेट हो सकता है वो कितना हो सकता है, 20 किलोग्राम हो सकता है। इन केस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इंश्योरेंस इज कंपल्सरी कंडीशन फॉर ट्रांसमिशन बाई फॉरेन पोस्ट, निम्नलिखित में से किस वस्तु के मामले में विदेशी डाक द्वारा प्रसारण के लिए बीमा अनिवार्य शर्त है। सबसे पहले बैंक नोट्स, प्रीशियस स्टोन, ज्वेलरी या फिर ऑल दी अबव। यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा डी, इन सभी के लिए इंश्योरेंस जो अब जरूरी है। ध्यान रखना कि इन आर्टिकल्स के लिए रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है, किन के लिए इंश्योरेंस कंपल्सरी है, किन की आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, किन की ज़रूरत नहीं है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, अच्छे से कर लेना। रिसिप्ट्स फॉर कस्टम ड्यूटी पेड कैन बी इशूड बाई, भुगतान किए गए सीमा शुल्क की रसीद जो होती है वो कौन प्रदान करता है। फॉरेन पोस्ट ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस, बोथ एंड वी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका सी, बोथ एंड वी, इन दोनों में से कोई भी कर सकता है, आप किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू एरोग्राम आर करेक्ट, एरोग्राम के संबंध में कौन सा कथन आपको बताना है सही है। सबसे पहले यहाँ पे बोला गया है एरोग्राम इज एक्सक्लूसिवली ट्रांसमिटेड बाय एयरमेल, एरोग्राम विशेष रूप से एयरमेल द्वारा प्रेषित होता है। एरोग्राम हैज़ नो कोरस्पॉन्डिंग कैटेगरी इन सरफेस मेल, सतह मेल में एरोग्राम की कोई भी संघ श्रेणी नहीं है, कोई भी सगा संबंधी आपको इसका सरफेस मेल में नहीं मिलेगा। ओनली फर्स्ट है, ओनली सेकंड है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड। यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। हु अमंग दी फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट जो है इसके संस्थापक कौन है। स्टीव जॉब्स हैं, बिल गेट्स हैं, सत्या नडेला या फिर वॉरेन बफे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा बी, बिल गेट्स हैं। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पेरिफेरल इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, निम्न में से कौन कंप्यूटर शब्दावली में परिधीय नहीं है। मदरबोर्ड है, माउस है, कीबोर्ड है या फिर प्रिंटर है। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर आएगा मदरबोर्ड। ये सारे क्या है आपके आउटपुट या इनपुट डिवाइसेस है। माउस क्या है आपका इनपुट है, और कीबोर्ड इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, लेकिन मदरबोर्ड नहीं है, इनमें कहीं भी नहीं आता है। तो ये हो जाएगा ये आपका सही आंसर। और नेटवर्क डिजाइंड टू अलो कम्युनिकेशन विद एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड, एक संगठन के भीतर संचार की अनुमति के लिए डिजाइन किया गया एक नेटवर्क क्या कहलाता है। इंटरनेट, इंट्रानेट, अर्थनेट या फिर ब्राउजर। क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपके पास भी, इंट्रानेट इसको कहा जाता है। अ नंबर दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड, एक शाखा, एक संख्या जो इंटरनेट पर प्रत्येक कंप्यूटर को विशिष्ट रूप प्रदान करती है या उसके लिए पहचानी जाती है, उसको क्या कहा जाता है। मैक आईडी, आईपी एड्रेस, इंटरनेट गेटवे या फिर नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, आईपी एड्रेस इसको कहा जाता है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, बट डज वीपीएन स्टैंड्स फॉर, वीपीएन की क्या फुल फॉर्म है। विजुअल प्रोसेसिंग नेटवर्क, वास्ट प्रमोशन नेटवर्क, वर्चुअल प्रोटोकॉल नेटवर्क या फिर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा आपके पास डी, वर्चुअल
वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये था वेस्ट बंगाल सर्कल का क्वेश्चन पेपर, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है। अगर आप सारे क्वेश्चंस जो पढ़े हुए हैं वो करके जाते हैं तो फिर डिपार्टमेंट के 50 में से लगभग 45 क्वेश्चन जो है आपने बार बार कहीं ना कहीं रिपीट किए होंगे। जो हम करते हैं उसमें हमने कहीं ना कहीं बार बार ये रिपीट किए हैं, ठीक है। दोहरे से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से कंप्लीट कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन आते हैं, बहुत कहीं भी टफ मुझे नहीं लगता है। आपके जीके के भी बहुत आसान क्वेश्चन हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, तो आप आसानी से इनको कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम जो आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और रेगुलर क्लासेस जो आप जुड़ना चाहते हैं मैसेज हमें कर सकते हैं, और साथ में 40 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की PDF फाइल्स विद सोल्यूशन हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी अगर आप ये सारा कर लेते हैं। उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जैसे अभी IT मॉडर्नाइजेशन की बात करें तो लोगों हमने इसके भी 200 के करीब क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है। तो वो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप करके जाते हैं, 10 मार्क्स आपके आएंगे, 10 में से 10 आप ला सकते हैं। तो ये इस तरह से तैयारी रहती है, कुछ आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत लगा है, आपसे रिक्वेस्ट है उस चीज़ के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें। बाकी भी कमेंट सेक्शन ज़रूर चेक करें, जिसको लगता है नहीं है कोई भी गलत, जो मेरे जैसा है कि हाँ ठीक है सारा जो भी पढ़ा है, तो वो प्लीज़ वो भी कमेंट सेक्शन चेक कर लें। बाद में आप दोष देते हैं कि आपके वजह से गलत हुआ है कोई क्वेश्चन, तो उसमें बहुत बुरा लगता है। तो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन जरूर एक बार चेक करें, उसी में आपका ही फायदा है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपने गलत याद कर लिया, वहाँ पे आगे आप फिर गलत करके आ जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू।